नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के असंतोष बढ़ता जा रहा है। लगता है आने वाला शीतकालीन संसद के सत्र में 8वें पे कमीशन को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, लोकसभा के सांसद ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को एक लेटर लिखा है, जिसमें 8वें पे कमीशन का मुद्दे को उठाया है। जी हां, आगे लेटर दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा किन के बारे में यह मांग की गई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स रिपोर्ट सामने आया है, वो आगे आपको समझाऊंगा कि अभी तक 10 क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर एडिशनल पेंशन की बात करें तो एडिशनल पेंशन में एक असमंजस हमेशा से रही है कि एडिशनल पेंशन 80 साल पूरा होने पर शुरू होता है या 79 खत्म होकर 80 शुरू होते ही शुरू होता है। इसको लेकर के जो शब्दों का इस्तेमाल पेंशन रूल में किया गया है, जो बहुत बड़ा असर डाल रहा है दोस्तों। जी हां, अब भारत सरकार से एक लेटर भी आ चुका है, क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है कि 79 साल खत्म होने पर होगा या 80 साल जो है खत्म होने पर मिलेगा एडिशनल पेंशन। इसके बारे में आगे माननीय कोर्ट्स के जजमेंट और भारत सरकार का लेटर देख के समझेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अपने तरीके से सभी मतलब निकाल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कहीं भी आप भी घाटे में पड़ जाएंगे। तो इसको लेकर के आज जो जानकारी मैं दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा, किस तरीके से पेंशनर्स को नुकसान हो सकता है, इसलिए आप भी जागरूक रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे आज के इन्हीं विषयों को लेकर के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, 20%, 30%, 40%, 50% और 100% एडिशनल पेंशन के मुद्दे पर शब्दों का खेल देखिए। 79 ईयर खत्म होते ही 20% बढ़ोतरी किन को लागू है? जी हां दोस्तों, ये जो मुद्दा है एडिशनल पेंशन का, इस पर पेंशन रूल में लिखे गए शब्दों का खेल बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और ऐसे में अब भारत सरकार ने कुछ चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं। चलिए सारे मान्य कोर्ट के जजमेंट देखते हैं, भारत सरकार का लेटर भी देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक ऑर्डर देख पा रहे हैं, जिस ऑर्डर पर माननीय कोर्ट ने पेंशनर को 79 साल खत्म होते ही एडिशनल पेंशन 20% शुरू करने का ऑर्डर सुनाया था। और ये केस था एक जज साहब से जुड़ा हुआ। जी हां, और पूरी बातों को छानबीन करते हुए कोर्ट ने ये पाया था कि जो जज साहब का पेंशन का रूल है, उसके हिसाब से उनको 79 साल पेंशन जो एज पूरा होते ही 80 साल में कदम रखते ही एडिशनल पेंशन 20% दिया जाए। क्योंकि उनका जो पेंशन का रूल है, ये देखिए, जो जजों को जो पेंशन दिया जाता है उसका रूल नंबर 17B में ये लिखा हुआ है, एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन एवरी रिटायर्ड जज और अदर हिज डेथ द फैमिली एज द केस में बी shall be entitled to an additional quantum of pension or family pension in accordance with the following scale। अब जो स्केल क्या है अगले पेज में है, ये देखिए स्केल क्या है, फ्रॉम 80 years to less than 85 years 20%। यानी कि ये जो सेंटेंस है दोस्तों, फ्रॉम 80 years to less than 85 years, और उनका पेंशन रूल का 17B वाला लाइन में कहीं भी ये लिखा ना होना कि ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 years, ये नहीं लिखा हुआ है। तो इनको दिला गया एडिशनल पेंशन 79 साल खत्म होते ही। जज साहब के केस में यह आदेश आया था कि कहीं भी इस तरीके से लाइन नहीं लिखा हुआ है कि ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 years, तो उसी को आधार मानते हुए माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जज साहब को 80 साल में कदम रखते ही एडिशनल पेंशन 20% लागू। ये देखिए 32 नंबर पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि सभी चीजों को छानबीन करते हुए और पेंशन का जो सेक्शन 17B है उसको भी देखते हुए ये पाया जाता है कि 80 साल में कदम रखते ही जज साहब को एडिशनल पेंशन 20% दिया जा सकता है और दिया जाए। ये माननीय कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया था। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट का ऑर्डर था। अब इस ऑर्डर को हालांकि सरकार ने चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या जजमेंट आया, चलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें जो भारत सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको चैलेंज किया था। ये देखिए, और इस चैलेंज को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आदेश दिया, देखिए साफ साफ मना कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन करने से, इंटरफेयर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो आदेश है वही बरकरार रहेगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा खारिज कर दिया था भारत सरकार के पिटीशन को और एडिशनल पेंशन 79 साल पूरा होते ही 80 साल में शुरू करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया था। लेकिन बाकी जो पेंशनर हैं जज साहब को छोड़ के, उनके केस में क्या होता है? अब उनके केस में क्या होता है वो समझने के लिए आपको माननीय एफटी का 6 नवंबर 2025 का ये जजमेंट का कॉपी आपको दिखाता हूं। ये भी उसी तरीके का जजमेंट है। एक पेंशनर जिन्होंने 80 साल पूरा होने पर उनका एडिशनल पेंशन शुरू हुआ,
तो उन्होंने जब ये कोर्ट केस किया कि मुझे भी 79 साल खत्म होते ही एडिशनल पेंशन दिया जाना चाहिए, ये एक डिफेंस पेंशनर है, इन्होंने जब कोर्ट केस किया तो इनके केस में माननीय कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया। और जजमेंट क्या सुनाया, आदेश क्या सुनाया, ये देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल पेंशनर, बाकी पेंशनर का जो मुद्दा है उसके उनके केस में क्या सेंटेंस लिखा होता है जिसका फर्क इसमें पड़ गया, ये माननीय कोर्ट ने कहा है। अब देखिए, ये देखिए जजमेंट में माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउएवर प्रिज्यूमिंग द रूल्स आर universal to all pensioner, the correct interpretation of word on attaining the age of 80 years is that a pensioner is entitled to additional quantum of pension on completion of 80 years of age। यानी कि माननीय कोर्ट ने डिफेंस पेंशनर के केस में यह कहा कि आपके रूल में ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 years लिखा हुआ है, इस वजह से आपको 79 साल खत्म होकर के नहीं बल्कि 80 साल खत्म होने के बाद ही एडिशनल पेंशन लागू होगा। ये माननीय कोर्ट ने अभी नवंबर 2025 का ये जजमेंट है और पेंशनर का जो अपील है, जो पिटीशन है, उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। ये देखिए, अब दोस्तों कहीं ना कहीं शब्दों का जो इस्तेमाल है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। जो ये रूलिंग लेटर वगैरह होते हैं उनमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप सबने खुद ही देख लिया गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट का कॉपी में जो शब्दों का इस्तेमाल जज साहब के पेंशन के लिए उनका जो पेंशन रूल 17B वाला जो लाइन क्या बोलता था और जो नॉर्मल बाकी पेंशनर्स हैं उनके लिए क्या बोलता है। उनके केस में, नॉर्मल पेंशनर्स के केस में ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 years जो सेंटेंस है वो सेंटेंस इनको एडिशनल पेंशन देने से रोक रहा है 79 साल खत्म होने पर, ऐसा माननीय कोर्ट का कहना है और पेंशनर का एप्लीकेशन को, पिटीशन को खारिज कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने इसके ऊपर अभी नया रूलिंग भी जारी कर दिया जो क्लियरली सारे विवादों को खत्म करने वाला है। दोस्तों उसको देखिए, ये देखिए दोस्तों 30 अक्टूबर 2025 का ही ये लेटर है, भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का लेटर है, जहां पर भारत सरकार ने कहीं ना कहीं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला काम कर दिया है। जी हाँ, जो ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 years वाला जो कंडीशन था उसको भारत सरकार ने यहां पर साफ साफ क्लियर कर दिया है। ये देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 years ऑफ एज और अबोव, यानी कि अब जो 79 ईयर में एडिशनल पेंशन मांगने का जो रास्ता था उसको भारत सरकार ने कहीं ना कहीं बंद कर दिया इस आदेश को जारी करके। आप देख पा रहे हैं जज साहब के केस में तो 79 साल खत्म होते ही एडिशनल पेंशन शुरू हो गया, लेकिन जो पेंशनर्स कर्मचारी हैं, भारत सरकार के जो केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उनके केस में एडिशनल पेंशन 80 साल पूरा होने पर ही मिलेगा। ये भारत सरकार ने अब साफ कर दिया है। तो शब्दों का इस्तेमाल देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है, शब्दों का इस्तेमाल से क्या क्या चीजें परिवर्तित हो सकती हैं। इसलिए 8वें पे कमीशन में भी जो TOR में शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए उसमें परिवर्तन की मांग की जा रही है बार बार। महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों ये। चलिए अब अगली जानकारी, 8 CPC में बदलाव करने के लिए लोकसभा के सांसद का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को लेटर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में कुछ पेंशनर्स को इंक्लूड कराने के लिए ये डिमांड, ये मांग भेजा गया है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ ये एक मांग पत्र है, ये एक लेटर है जो लोकसभा के सांसद ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को भेजा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अंबिका जी लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि हैं जो कि TDP से सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं। उन्होंने ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी को भेजा है। ये देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा है और ये किससे जुड़ा हुआ है, ग्रामीण डाक सेवकों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, 8वें पे कमीशन में अब बहुत सारे विभागों के असंतोष बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि 8वां पे कमीशन अभी केवल संगठित ही हुआ है, तो उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उसको लेकर के इस तरीके के अब मांग पत्र वगैरह जाने लग गए और सांसदों द्वारा ये मांग पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजा जाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो डाक सेवक होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक होते हैं, उनको भी 8वें पे कमीशन के दायरे में लाने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि उनके लिए अलग से कोई कमेटी बन करके उनका पे पेंशन निर्धारित करती है। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनकी कमेटी बनती है और कहीं ना कहीं उनको पे कमीशन जैसा फायदा नहीं मिल पाता है। इस तरीके से इस लेटर में लिखा गया है। इसीलिए ग्रामीण डाक सेवकों को भी 8वें पे कमीशन के दायरे में लाया जाए और उनको पे कमीशन का फायदा दिया जाए। इस तरीके से ये सांसद महोदय ने प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को भी, ये देखिए कॉपी किया गया वित्त मंत्री जी को, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उनको भी ये लेटर जो है भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब 8वें पे कमीशन को लेकर के बहुत सारी जगहों से, सांसदों से भी इस तरीके से रिकमेंडेशंस प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को जाने शुरू हो चुके हैं। तो अब डिमांड सांसदों द्वारा भी भेजे जाने लग चुके हैं।
तो ऐसे में आगामी जो सत्र बैठेगा संसद का, उसमें 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे उठने के जो है अंदेशा साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के पर्दे के पीछे पेंशनर्स से छल करने की कोशिश। जी हां, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का जो जजमेंट है उसका गलत मतलब निकाल करके पेंशनर को जवाब दिया जा रहा है, जो कि दुखद है। चलिए सारे दस्तावेज देखते हैं। दोस्तों सामने जो लेटर देख पा रहे हैं, ये रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जवाब दिया है नोशनल इंक्रीमेंट के केस के ऊपर। जी हां, नोशनल इंक्रीमेंट पर कहीं ना कहीं अपने तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का मतलब निकालते हुए पेंशनर को यह गलत जवाब दिया गया है। जी हां, पेंशनर को यह बताया गया है कि 1 मई 2023 या उसके बाद जो रिटायर होंगे केवल उनको ही नोशनल इंक्रीमेंट लागू है, ऐसा यहां पर कहा गया है। और पेंशनर को यह कहा गया है कि आप चूंकि 30 जून 2015 के रिटायरी हैं, आपके लिए नोशनल इंक्रीमेंट लागू नहीं है, ऐसा जवाब पेंशनर को दिया गया है रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा, जो कहीं ना कहीं दुखद है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में के ऑर्डर में या पेंशन मंत्रालय का ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि जो 1 मई 2023 के बाद के रिटायरी होंगे केवल उनको ही मिलेगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। चलिए ऑर्डर्स दिखाता हूं मैं। दोस्तों ये रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट का नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के जो 20 फरवरी 2025 को जजमेंट आया था, ये उसका कॉपी आप देख पा रहे हैं। जहां पर अगर ये वाला लाइन आप पढ़ेंगे तो यहां पर साफ हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं गलत जवाब पेंशनर को दिया गया है रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा। पहला नंबर, ये जो ए नंबर पैराग्राफ है, द जजमेंट डेटेड 11 अप्रैल 2023 विल बी गिवन इफेक्ट टू इन केस ऑफ थर्ड पार्टीज फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट, दैट इज the pension by taking into account one increment will be payable on and after 1 मई 2023। यानी कि जो पेंशन की बढ़ोतरी है, जो फायदा है, वो 1 मई 2023 के बाद के डेट का दिया जाएगा, ना कि यहां रिटायरी के बारे में बताया गया है। यहां कहीं ये नहीं बोला गया है कि 1 मई 2023 के बाद के रिटायरी को लागू होगा। हाँ, फायदा 1 मई 2023 के बाद के डेट का ही मिल पाएगा, उससे पुराना फायदा नहीं मिल पाएगा। अगला सेंटेंस में वो क्लियर होता है, एनहांस्ड पेंशन फॉर द पीरियड प्रियर टू 31 अप्रैल 2023 विल नॉट बी पेड। साफ साफ है कि भाई 31 अप्रैल, ये 31 नहीं 30 अप्रैल होगा। अगला पेंशन मंत्रालय का लेटर में इसको क्लैरिफाई किया गया है। तो 30 अप्रैल 2023 से पहले का जो भी फायदा होगा वो फायदा नहीं मिलेगा, आपको फायदा केवल 1 मई 2023 या उसके बाद का ही मिलेगा। लेकिन डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2023 से पहले का नहीं होगा, ऐसा कुछ भी यहां नहीं लिखा गया है, जो जवाब पेंशनर को दिया गया। अब पेंशन मंत्रालय का ऑर्डर देखिए। अब दोस्तों 20 मई 2025 का पेंशन मंत्रालय का ये ऑर्डर है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 20 फरवरी 2025 का ऑर्डर के बाद निकाला गया है। और इस ऑर्डर में भी उसी चीज को क्लैरिफाई किया गया है। ये देखिए 3 नंबर पैराग्राफ का सब पैराग्राफ ए में लिखा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वही लाइन लिखा गया है। देखिए ये यहां पर क्लैरिफिकेशन ये भी दिया गया है, जो 31 अप्रैल लिखा गया था वो गलत था, हालांकि वो 30 अप्रैल होगा, ये भी यहां पर लिख दिया गया है। यानी कि साफ साफ है दोस्तों, 1 मई 2023 या उसके बाद से ही फायदा मिलेगा, लेकिन जो रिटायरी है वो उससे पहले के भी हो सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा है कि मई 2023 से पहले के रिटायरीज को नहीं मिलेगा। हाँ, मई 2023 या उसके बाद का डेट का फायदा मिलेगा, वो अलग चीज है, लेकिन डेट ऑफ रिटायरमेंट उससे पहले का भी हो सकता है। ये साफ हो जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे जजमेंट्स आ ही रहे हैं, जो 2015 के, 2007 के, ऐसे पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट कोर्ट द्वारा लागू किया जा रहा है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी के अब तक के 10 अपडेट्स, मांग या क्लैरिफिकेशन। जी हां, एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें अब तक के 10 अपडेट्स सामने आए हैं। चलिए उसमें से कुछ अपडेट्स तो पुराने हैं, घिसे पिटे हैं, लेकिन कुछ थोड़े से नए और महत्वपूर्ण भी हैं। उस अपडेट्स को देख लेते हैं। दोस्तों एनडीटीवी की ये एक रिपोर्ट है जिसमें 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई अब तक के 10 जरूरी अपडेट दिए गए हैं। मुझे भी अच्छा लगा ये देख करके, इसीलिए आपके सामने लेके आया हूं। पॉइंट वाइज यहाँ लिखे गए हैं। पहले तो सारा 8वें पे कमीशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। चलिए पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नई सैलरी और पेंशन कब से लागू होगी। बता दें कि सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया है। उम्मीद की जा रही है कि अगर रिपोर्ट तय समय पर आ गई तो नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। हालांकि भुगतान कुछ महीने बाद शुरू होगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को उस बीच का एरियर भी मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। उनके साथ प्रोफेसर प्रफुल्ल घोष पार्ट टाइम मेंबर हैं और पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी होंगे। ये टीम 18 महीने में पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। तीसरा पॉइंट है, कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा है कि
कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखें तो सैलरी और पेंशन में करीब 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। चौथा पॉइंट देखिए, फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे पुरानी सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 या उससे ज्यादा किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 से बढ़कर करीब 71,500 तक पहुंच सकती है। पांचवा पॉइंट देखिए, जब बेसिक पे बढ़ती है तो उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए और पेंशन पर भी मिलने वाला महंगाई भत्ता डीआर भी अपने आप बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि पेंशनर को भी महंगाई से राहत मिलेगी। 6 नंबर पॉइंट देखिए, नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होंगे, यानी कि रिपोर्ट आने और नई दरें लागू होने के बीच जितने महीने का गैप होगा उसका एरियर भी मिलेगा। 7वां पॉइंट देखिए, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सरकार से कहा है कि 8वें वेतन आयोग में कुछ और जरूरी मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पेंशनर्स की मांग है कि 40% पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करना और सीजीएचएस के तहत मेडिकल सहायता बढ़ाना। उनका कहना है कि बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए 3,000 का मेडिकल भत्ता बहुत कम है, इसे 20,000 तक बढ़ाया जाना चाहिए। बड़ी मांग है दोस्तों, हर महीना 20,000 रुपए मेडिकल भत्ते की मांग यहाँ की गई है। आगे देखिए 8 नंबर पॉइंट, हाल में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने दावा किया है कि 8वें वेतन आयोग के टीओआर में 69 लाख पेंशनर्स को बाहर रखा गया है। संगठन का कहना है कि 7वें आयोग में पेंशनर्स की समीक्षा का जिक्र था, लेकिन इस बार वह लाइन हटा दी गई है। हालांकि सरकार ने इस पर अब तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी है। 9वां पॉइंट है, आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाती हैं, इसलिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का असर राज्य के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर भी पड़ेगा। और 10वां पॉइंट है, आयोग को अपनी सिफारिशें बनाते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और विकास योजनाओं के लिए फंड की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पुराने पॉइंट्स हैं, घिसे पिटे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स महत्वपूर्ण भी हैं दोस्त। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।